आज की क्लास में वी विल स्टार्ट द पेटेंट एक्ट वंस अगेन. ओके, सो होपफुली दिस इज द लास्ट टाइम वी आर डूइंग द पेटेंट एक्ट एंड इस क्लास में, और ये एक प्रॉपर रिवीजन क्लास है. कहने को रिवीजन है बट एवरीथिंग विल बी थॉरो एज ऑलवेज आई डू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 1. कुछ भी बताने लायक नहीं है. दिस लॉ इज कॉल्ड पेटेंट एक्ट. ठीक है, इट अप्लाइज एवरीवेयर इन इंडिया. नो restriction of any state or region, nothing. It applies to whole country, and this law does not automatically start on the day it is written. It begins only when the central government announces a starting date and publishes that date in the official gazette. Okay, so from that day this law is set to be implemented. Okay, so you'll get all these chapter notes, section wise notes after the class. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस. ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है सेक्शन 2(1)(a)(b) से स्टार्ट होती है डेफिनेशन. इससे पहले एक एपिलेट बोर्ड की डेफिनेशन थी जो कि अब नहीं है. ठीक है, वो अब सिलेबस में नहीं है. ओके, सो सबसे पहली जो डेफिनेशन है 2(1)(a)(b), इनके आपको नंबर्स भी याद रखने हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. ओके, so the first definition is of assignee. assignee का मतलब सबको पता है. ठीक है, assignee is a person who receives the right of a patent from someone else. ठीक है, but assignee को और कुछ तरीकों से डिफाइन किया गया है. ठीक है, assignee का मतलब क्या होता है कि आपको लीगल राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम समवन एल्स. ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं. तो assignee कौन और भी हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द पर्सन हु इज असाइंड द राइट्स. सबसे पहले तो मेन असाइनी है, वो असाइनी होगा. एनीवन हु लेटर गेट्स द राइट फ्रॉम दैट असाइनी. मैंने आपको असाइन किया, आपने किसी और को असाइन कर दिया. ओके, मीन्स असाइनी ऑफ द असाइनी. ठीक है, असाइनी ऑफ द असाइनी. एंड इफ द असाइनी डाइज देन देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स उनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा दैट विल बी कॉल्ड द असाइनी. ठीक है, देन सेक्शन 2(1)(a)(b)(a) बुडापेस्ट ट्रीटी. बुडापेस्ट ट्रीटी के बारे में सबको पता है. इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है. ओके, दैट हैपेंड ऑन 28 अप्रैल 1977. जस्ट रिमेंबर दिस डेट. ओके, राघव, यस. आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो ना? यस यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन. ओके ओके. Okay. Okay, so Budapest Treaty is an international agreement which happened on 28th April 1977, and it deals with how countries recognize their microorganism deposits. ठीक है, तो इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिपॉजिट करना होता है, एंड दीज डिपॉजिटरीज आर रिनाउंड everywhere internationally. Okay, so if you deposit in one of the depository authority, तो वो सब जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है. ओके, सो दिस वाज द मेन एम ऑफ बुडापेस्ट ट्रीटी. ओके, देन कमिंग टू सेक्शन 2(1)(a)(c), केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. ये एक पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है. देखो, क्लास का फ्लो कुछ ऐसे रखते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट्स आएंगे आप उनको नोट डाउन करते रहें. ठीक है, जब जैसे ही क्लास खत्म होगी लास्ट के 10 मिनट्स में आई विल टेक ऑल द डाउट्स. ओके, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाऊँ, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लेस. आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, सेक्शन नंबर जो भी डाउट हो आप वहीं का वहीं लिख लीजिए. ओके, सो देन केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है. केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज नथिंग बट अ पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, an invention is said to be capable of industrial application if it is made in an industry or used in an industry. Okay, then section 2(1)(b), controller. Controller is the मेन हेड ऑफ द पेटेंट ऑफिस, जिनको हम कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स भी कहते हैं, और इनके बारे में हम सारी डिटेल्स सेक्शन 73 में पढ़ते हैं. फिर सेक्शन 2(1)(c), कन्वेंशन एप्लीकेशन. सबको अब पता है कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या होती है. इट इज अ पेटेंट एप्लीकेशन दैट इज फाइल्ड यूजिंग द रूल्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 135. तो सेक्शन 135 के अंदर हमने कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी.
ठीक है। जनरली कन्वेंशन एप्लीकेशन कम्स फ्रॉम पेरिस कन्वेंशन। तो पेरिस कन्वेंशन रूट में हम कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की पेटेंट एप्लीकेशन होती है दैट यू फाइल इन इंडिया आफ्टर फर्स्ट फाइलिंग इन योर होम कंट्री। ठीक है, जब आप इंडिया में फाइल करते हैं तो उस एप्लीकेशन को कन्वेंशन एप्लीकेशन बोला जाता है, और जो एप्लीकेशन आप अपनी होम कंट्री में फाइल करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बेसिक एप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन। देन आते हैं सेक्शन 21D पे, कन्वेंशन कंट्री। ठीक है, जो भी कंट्रीज पेरिस कन्वेंशन को या उससे रिलेटेड ट्रीटीज को फॉलो करती हैं उनको कन्वेंशन कंट्री बोला जाता है। कन्वेंशन कंट्री के बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 133 के अंदर। ठीक है, कन्वेंशन कंट्री कैन बी अ कंट्री, कैन बी अ ग्रुप ऑफ कंट्री, कैन बी एनी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कन्वेंशन कंट्री अंडर सेक्शन 133। ठीक है, एंड that has a special patent agreement with India under the Paris Convention Treaty. Okay, then आते हैं सेक्शन 21E पे। इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए सेक्शन 21E रिलेट्स टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वही मतलब है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के अंदर है। ओके, नथिंग स्पेशल। देन सेक्शन 21F, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। एक्सक्लूसिव लाइसेंसी कौन होता है? एक्सक्लूसिव लाइसेंसी वो होता है, he is the only one person who is allowed to use or make the patented invention। और जो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी होता है वो ओरिजिनल इन्वेंटर को भी एक्सक्लूड कर सकता है या ओरिजिनल एप्लीकेंट को भी एक्सक्लूड कर सकता है, ओरिजिनल पेटेंटी को भी एक्सक्लूड कर सकता है टू यूज द इन्वेंशन। कर सकता है, नहीं करता ही है। ठीक है, इवन द ओरिजिनल इन्वेंटर इज नॉट अलाउड टू यूज द इन्वेंशन एनी मोर अनलेस द लाइसेंस परमिट्स इट। ठीक है, तो exclusive licensee excludes everyone else। ठीक है, देन कमिंग टू सेक्शन 21H, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग काफी बार आता है जब हम सेक्शन 99, 100, 101 ये सारे सेक्शंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बहुत सारे मतलब हैं, उनको मैंने सेग्रीगेट करके अलग अलग लिख दिया है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है कि या तो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, जैसे कि कोई फैक्ट्री, सर्विस रन बाय अ मिनिस्ट्री लाइक रेलवेज और डिफेंस। ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन हो जैसे कि LIC। ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? कंपनीज एक्ट में डिफाइन है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनीज कहलाती हैं। द गवर्नमेंट ओन्स 51% और मोर ऑफ द शेयर्स। ठीक है, या तो कोई गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो जैसे कि IITs वगैरह हैं। सो ऑल दिस कम्स अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, याद कर रखना है, सेक्शन 21H के अंदर आता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। देन टॉकिंग अबाउट सेक्शन 21I, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? मीन्स द मेन कोर्ट दैट हैज द अथॉरिटी ओवर अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 21IA। जैसे हमने कन्वेंशन एप्लीकेशन पढ़ा था वैसे ही इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्या होता है? इंटरनेशनल एप्लीकेशन इज अ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, PCT एप्लीकेशन को ही इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन दैट एन इन्वेंटर कैन फाइल सो दैट देयर इन्वेंशन कैन बी कंसीडर्ड फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन इन मैनी कंट्रीज एट वंस। ठीक है, तो हम पूरा PCT का प्रोसीजर ऑलरेडी जानते हैं कि हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और हमारी प्रायोरिटी डेट जितने भी PCT कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स होते हैं उनमें फिक्स हो जाती है। आफ्टर दैट हम 31 मंथ्स का टाइम लेते हैं टू डिसाइड, टू गेट द ISR, टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स कि हमें कहाँ कहाँ फाइल करना चाहिए। देन आफ्टर 30 to 31 months वी एंटर द नेशनल फेज एंड गेट अवर एप्लीकेशन एक्चुअली फाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, 21J, 21JA, 21L, ये सारी डेफिनेशन जरूर याद रखें आप। इन्वेंशन का मतलब क्या है? इन्वेंशन की डेफिनेशन क्या होती है कि इन्वेंशन इज समथिंग दैट मस्ट मीट 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी न्यू। ओके, then what is the second condition? It must involve an inventive step and it must be capable of industrial application। यही तीनों हमारे क्या भी हैं? यही तीनों हमारे पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं। तो किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट कब मिलेगा? जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, दीज आर द 3 पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज। मीन्स नॉवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होनी चाहिए और केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम जान चुके हैं, इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है हम जानेंगे, और न्यू मीन्स इट शुड बी नॉवेल, इट शुड नॉट हैव इट शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग एनीवेयर बिफोर योर फाइलिंग। ओके, देन केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी आपको पता है, हम पहले ही देख लिया, इट कैन बी मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। ओके,
देन इन्वेंटिव स्टेप, इस पे मैंने जब पढ़ा रहा था पहली बार तो क्वेश्चंस भी करवाए थे, ठीक है। तो इन्वेंटिव स्टेप को आपको समझना होगा बहुत ही अच्छे से। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन भी दिया था क्लेम से रिलेटेड, ठीक है। तो इन्वेंटिव स्टेप और नोवेल्टी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स वो आप समझ गए हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स नोवेल्टी क्या होती है कि जो भी आपका इन्वेंशन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी एक प्रायर आर्ट में नहीं होने चाहिए, जो मैंने आज क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तभी वो इन्वेंशन नॉवेल होगा, ठीक है। ऑब्वियस कब होगा वो इन्वेंटिव स्टेप, कब कब हम कहेंगे कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप है या इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा इन्वेंशंस को मिला के हम अपने इन्वेंशन के रिजल्ट पे पहुंचे हैं तो बोला जाएगा कि हमारे इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज दो तीन इन्वेंशंस थे, उनके एलिमेंट्स को कंबाइन किया एंड वी हैव गॉट अवर इन्वेंशन, सो देयर इज नो इन्वेंटिव स्टेप। ओके, तो इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी गई है डेफिनेशन क्लॉजेज में। तो इन्वेंटिव स्टेप का मतलब होता है इज एन इन्वेंशन दैट शोज टेक्निकल एडवांस, ठीक है। टेक्निकल एडवांस का मतलब क्या होता है, इट इज बेटर और मोर एडवांस देन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मींस टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे और एंड के वर्ड्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एडवांस और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मींस कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, और बोथ, ठीक है। तो अब यहां पे देखना है आपको कि ये जो कंडीशंस हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, या तो ये दोनों कंडीशन हो क्योंकि यहाँ पे और बोथ लिख दिया है, या फिर इन दोनों में से एक कंडीशन हो, ठीक है। सो ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम एंड, और ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, एंड नॉन ऑब्वियसनेस वाली कंडीशन, मींस टी और ए इन दोनों में से एक, या फिर टी और ए दोनों एंड दिस नॉन ऑब्वियसनेस। नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट है उसके लिए ये इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी समथिंग विच इज गेम चेंजर विच नोबडी हैज थॉट अबाउट इट, जो भी उस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको समझा चुका हूं कि नॉन ऑब्वियसनेस को हम कैसे जज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था, तो इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। सपोज T is technical advancement, E is economic significance and N is not obvious to a person skilled in the art, ठीक है। तो इन्वेंटिव स्टेप कब होगी, जब T और E हो, T और E मींस इन दोनों में से कोई एक हो, या फिर T और E दोनों ही हो, ठीक है। और ब्रैकेट लगा है एंड N, मींस ये चीज जरूरी है, इन दोनों में से एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है इन केस ऑफ इन्वेंटिव स्टेप। ओके, then coming on to section 21k. section 21k is very simple, legal representative, we all know about this। legal representative का मतलब क्या होता है, is a person who takes care of or represents the property rights and responsibility of someone who has died, ठीक है। तो that is the part of legal representative। अब आते हैं 21l में, section 21l न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज अ न्यू इन्वेंशन, अ न्यू इन्वेंशन इज समथिंग, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्लॉजेज हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, दैट हैज नेवर बीन पब्लिश्ड इन एनी डॉक्यूमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ओके, हैज नेवर बीन यूज्ड इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री। ये सब कुछ आपकी फाइलिंग डेट से पहले, आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैज नॉट एंटर्ड द पब्लिक डोमेन एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रायर आर्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है। तो ये है आपकी न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन। जो भी पॉइंट्स हैं आप उनको जरूर दिमाग में रखें, ठीक है। देन आते हैं सेक्शन 21LA, ऑपोजिशन बोर्ड। ऑपोजिशन बोर्ड के बारे में आप सबको पता है, व्हाट इज ऑपोजिशन बोर्ड। जब पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन होता है तो एग्जामिनर एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाता है, जो सारे जितने भी लाइक पेटेंटी के जो भी एविडेंस होते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक डिसीजन पे पहुंचता है और एक रिपोर्ट बना के कंट्रोलर को देता है टू गेट द फाइनल डिसीजन कि ये ऑपोजिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फाइनल डिसीजन कंट्रोलर ही लेते हैं, बट ऑपोजिशन बोर्ड बनता है सेक्शन 25(3) के अंडर। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ऑपोजिशन बोर्ड? Three, I think. Three. Okay, great. Okay, so ऑपोजिशन बोर्ड में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 1 इज द चेयरमैन एंड 2 आर अदर्स। और एक कंडीशन और होती है कि the examiner who has examined your
एप्लीकेशन बिफोर वो He cannot be the हाँ part of. he cannot be part of the opposition board. Okay, so opposition board is also done. It comes under section 25(3). देन आते हैं हम पेटेंट के ऊपर. पेटेंट इज वेरी सिंपल. ठीक है, पेटेंट इज एन ऑफिशियल राइट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट एंड दैट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन. ओके, देन हु इज अ पेटेंट एजेंट? You all are going to be patent agent. That's simple. Okay, then section 210, patented article and patented process. So what is a patented article and what is a patent? Very simple. Patented article basically is a product that has a patent, and patented process a method that has a patent. Okay, then section 210A, patent cooperation treaty. ठीक है, तो पीसीटी के बारे में बताया गया है यहाँ पे. ठीक है, डेट याद रखनी है. इट वाज एन एग्रीमेंट डन इन वॉशिंगटन ऑन जून 19, 1970 एंड अपडेटेड ओवर टाइम. इसमें जैसे पेटेंट एक्ट में पेटेंट रूल्स में चेंजेस होते रहते हैं, वैसे इसमें भी टाइम टू टाइम पे चेंजेस होते रहते हैं. एंड पीसीटी अलाउज इन्वेंटर्स टू फाइल वन पेटेंट एप्लीकेशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द पीसीटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स. ठीक है, दिस वी नो. देन हु इज अ पेटेंटी? द ओनर, द ग्रांटी इज द पेटेंटी. ठीक है, जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर में होता है in the column of grantee or the owner or patentee, that is the patentee. ठीक है, patent of addition, everybody knows which section? Patent of addition, section number 54. 54. 54. ठीक है, so patent of addition is a type of patent granted under section 54 for an improvement or modification. ठीक है, तो इसकी details हम देखेंगे when we get into the revision of section number 54. ओके, देन सेक्शन 21R पेटेंट ऑफिस. पेटेंट ऑफिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 74 के अंदर. ठीक है, देन पर्सन. हाँ, पर्सन इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि पर्सन वर्ड जनरली किसके लिए यूज होता है? इंडिविजुअल्स के लिए या कंपनीज के लिए ऑन अ ब्रॉड लेवल. बट यहाँ पे अगर वर्ड पर्सन है तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट. ठीक है, ये बताया गया है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर. ओके, पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट. देन पर्सन इंटरेस्टेड. पर्सन इंटरेस्टेड आप अच्छे से जानते हो, कैसे याद रहेगा? 21T. ठीक है, इंटरेस्टेड में टी आ रहा है, ऐसे मैंने ऐसे याद किया था. पर्सन में एस आ रहा है तो 21S. ठीक है, इट कैन साउंड फनी बट मैंने ऐसे ही किया था. देन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस 21TA. ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? कोई भी न्यू ड्रग या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट जिसके अंदर इन्वेंटिव फीचर्स हैं. ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड. तो प्रिस्क्राइब्ड के दो मीनिंग्स होते हैं पेटेंट एक्ट के अंदर. प्रिस्क्राइब्ड का पहला मीनिंग होता है मींस रूल सेट बाय द हाई कोर्ट. ओके, फॉर हाई कोर्ट मैटर्स, जहाँ पे भी हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे हमें पेटेंट कंट्रोलर के डिसीजन को चैलेंज करना है या कोई और भी है, रेवोकेशन प्रोसीडिंग्स हैं, काउंटर क्लेम है, जो भी मैटर्स हैं, अगर वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड लिखा है इट मीन्स कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट. बाकी और जहाँ पे भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा है इसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. ओके, फॉर एवरीथिंग एल्स. Okay, then coming to section 21V. Okay, prescribed fee means prescribed manner means doing something in the way the rules require, and this includes paying the required fee. Okay, I think here the heading is prescribed manner, not prescribed fee. Okay, so let me correct this. This is prescribed manner. ओके, देन 21W प्रायोरिटी डेट. ठीक है, प्रायोरिटी डेट का मतलब आपको बहुत ही अच्छे से पता है. बाकी प्रायोरिटी डेट इन डिटेल सेक्शन 11 में समझाई गई. प्रायोरिटी डेट का मतलब होता है फॉर इन्वेंशन. प्रायोरिटी डेट इज द डेट ऑन विच द इन्वेंशन इज फर्स्ट फाइल्ड. ओके, या व्हेन द स्पेसिफिकेशन इज फर्स्ट फाइल्ड. और क्लेम्स के लिए प्रायोरिटी डेट का मतलब होता है ऑन द डेट ऑन विच दे आर फर्स्ट डिस्क्लोज्ड, नॉट ऑन द डेट ऑन विच दे आर सबमिटेड, the date on which they are first disclosed. ठीक है, रजिस्टर. ठीक है, रजिस्टर के बारे में हम सेक्शन 67 में पढ़ेंगे. रजिस्टर मीन्स द ऑफिशियल रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 67. ओके, देन सेक्शन 21Y ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इज द रियल ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द इन्वेंशन. ठीक है, ये तो होता ही होता है, बट जो पेटेंट एक्ट है उसने ये बताया है कि कौन नहीं होता है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. तो ही इज नॉट समवन हु इम्पोर्ट्स इट इन इंडिया और रिसीव्स इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो इंसान ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है जिसने इंपोर्ट किया है या जिसने इंडिया से उस इन्वेंशन को रिसीव किया है फ्रॉम समवन एल्स. ठीक है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इज द पर्सन हु इज द रियल ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द इन्वेंशन. ठीक है, देन यहाँ तक आपका ये ABCDEFG वाले खत्म हो जाते हैं. अब आपको ये याद रखना है कि ये सेक्शन जैसे आप ये करोगे
2(1) जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 2(1)AB है, 2AB नहीं है, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर दो क्लॉजेज हैं, सेक्शन 2(1) एंड सेक्शन 2(2), ठीक है। तो 2(1) के अंदर सारी डेफिनेशंस हैं, AB, AB, ABCD whatever, ठीक है, अप टिल Y, एंड देन देयर इज ऑल्सो वन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ऑल्सो, ठीक है। तो जिसके अंदर कुछ छोटी सी बातें बताई गई हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 A और B है, ठीक है। तो जिसके अंदर दो बातें बताई गई हैं कि व्हेन द एक्ट मेंशंस द कंट्रोलर, जब भी वर्ड कंट्रोलर यूज होगा तो ऐसा नहीं है कि जब भी मैंने बोला कंट्रोलर तो वो हमेशा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स ही है, ठीक है। मींस जो और भी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट कंट्रोलर्स हो गए, एग्जामिनर्स हो गए, जो और भी ऑफिसर्स हैं जो कंट्रोलर की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। अब कंट्रोलर तो एक ही है, अब सारे एग्जामिनेशन वही थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर जो है, हम पढ़ा भी है सेक्शंस में आगे जाके, कि अपने वर्क को बाकी ऑफिसर्स को दे देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर का मतलब कंट्रोलर के ऑफिसर्स भी होते हैं। और जब हम कहते हैं द पेटेंट ऑफिस, तो पेटेंट ऑफिस का मतलब पेटेंट ऑफिस की ब्रांचेस भी होता है।